सरकार ने आज नई शिक्षा नीति का ऐलान कर दिया है। 34 साल बाद माना जा रहा है नई शिक्षा नीति आई है। पहले 3 साल की प्री स्कूल होगी, इसके बाद 12वीं तक पढ़ाई होगी, जिसके लिए 5+3+3+4 की डिजाइन इस पर नई नीति में पाठ्यक्रम विकसित किया जा रहा है। 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होगी। 12वीं तक साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में अंतर नहीं होगा। सुन लेते हैं क्या कहा है मानव संसाधन सचिव अमित खरे ने इस बारे में। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ योगेंद्र यादव हैं, साथ ही मनु शर्मा कटारिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये शिक्षा नीति जो 34 साल के इंतजार के बाद आई है, क्या आपको लगता है कि ये तमाम सवालों के जवाब देती है जो आज चुनौती बनकर आज की पीढ़ी के सामने खड़े हुए हैं? किसी एक नीति से सभी सवालों के जवाब की उम्मीद नहीं करनी चाहिए भाई। मैं 2 बातें शुरू में कहना चाहता हूं। पहला तो ये कि ये बहुत लंबे और गंभीर डॉक्यूमेंट होते हैं शिक्षा नीति। इसका जब ड्राफ्ट आया था तो ये 500 पेज का था जो मैंने पूरा पढ़ा था। अब समरी आई है, कुछ ही देर पहले आई है 60 पेज की, तो मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, केवल हाईलाइट्स जो सरकार ने रिलीज किए हैं वो पढ़े हैं। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि कभी भी कोई एक दस्तावेज आपको ये नहीं बताता है, शिक्षा नीति नहीं बताती है कि देश में शिक्षा में क्या होगा। अगर शिक्षा नीति बताती होती तो 1965 की जो पहली शिक्षा नीति हमारी बनी थी उसके हिसाब से देश में अब तक सब कुछ ठीक हो चुका होता। तो केवल नीति से न जाइए। ये कहने के बाद मैं बताना चाहता हूं आज इस शिक्षा नीति के जो मुख्य बिंदु अभी पता लगे हैं। 2-3 चीजें बहुत अच्छी हैं जिनका स्वागत होना चाहिए। पहला, राइट टू एजुकेशन को 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को देना, अगर ये वास्तव में होता है, सरकार कम से कम मुंह से घोषणा कर रही है, मैं समझता हूं इसका स्वागत होना चाहिए। अब तक केवल 6 से 14 साल तक के लिए था, ये बहुत अच्छी घोषणा है। दूसरा, कागज पे सरकार ने नीति ये कहती है कि 6% GDP का खर्च किया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि होगा। पिछली नीतियां भी ये कह चुकी हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अगर हो जाता है तो मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात होगी इस देश के लिए अगर हम 6% GDP का कर दें। मेरे ख्याल पता नहीं कैसे हो पाएगा, लेकिन आज नीति का दिन है इसलिए मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात जी। तीसरा, जो इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर के ऊपर एम्फेसिस दिया गया है, यानी कि बच्चा 3 से 8 साल की उम्र में क्या पढ़ सकता है, इस पे बहुत एम्फेसिस है, जो कि वास्तव में बहुत शानदार बात है। ये कहने के अलावा जो जिन चीजों पे मेरे मन में संदेह है वो 3 हैं। वो भी हम संदेह पर बाद में बात कर लेते हैं। पहले मनु जी के पास चले जाते हैं। मनु शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक ये बड़ी राहत की बात है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इतना भारी भरकम नाम था, ये अब सिर्फ शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा है। 6% GDP की जो बात की है जो योगेंद्र जी ने, वही हमारे ध्यान में भी आया। लेकिन मैम, जिस तरह से कहा जा रहा है 12वीं तक साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में अंतर नहीं होगा, क्या समझें इससे? इसका मतलब देखिए ये है कि जो एक स्टूडेंट है उसको स्पेशलाइजेशन देने से पहले बहुत अच्छी तरह से सरकार ये चाहती है कि उसको हर विषय का एक्सपोजर हो, उसकी कैपेसिटीज को लिमिट ना करें। यानी जो इसमें विचार निकल करके आता है कि स्टूडेंट फिजिक्स में अच्छा है लेकिन वो साथ में अगर म्यूजिक भी करना चाहता है, या कोई स्टूडेंट अगर बायोलॉजी में अच्छा है लेकिन उसको लगता है कि सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस जैसे जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं इसको भी वो बहुत अच्छे से समझना चाहता है, जानना चाहता है, तो क्यों हम उसको रिस्ट्रेन कर दें, क्यों हम उसको बांध दें एक स्ट्रक्चर में कि नहीं अब आपको केवल साइंस ही पढ़ना है, आपको केवल कॉमर्स ही पढ़ना है। तो इसलिए उसमें उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब मैं सबको बल्कि बधाई देना चाहूंगी। और आज हमारे देश के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा ये एजुकेशन पॉलिसी के जो बेसिक्स इन्होंने निकाल करके लाए हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें देखिए उनकी ये सोच है कि एक्स्ट्रा करिकुलर, आप कह रहे थे कि कुछ कमियां भी हैं, कुछ शंकाएं भी हैं, कुछ प्रश्न भी हैं। पहला प्रश्न तो भाषा को लेकर के ही उठ रहा है कि जो बात कही गई है कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में अध्यापन होगा, इसका आप क्या मतलब समझ रहे हैं? कि क्या मतलब है कि क्या अंग्रेजी माध्यम नहीं होगी शिक्षा का? क्या यह भी एक इसका मतलब है, या फिर सभी भाषाएं या जो त्रिभाषा फार्मूला है वो लागू रहेगा?
अखिलेश भाई, दिक्कत है कि हमारे देश में शिक्षा के सवाल पे इतनी अनपढ़ता रहती है कि बेकार की बहसें चलती रहती हैं इस देश के अंदर। ये बात कि बच्चों को 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, ये सन 1950 से इस देश की नीति है, आज तक नहीं बदली है, कभी बदलनी नहीं चाहिए। जिसका स्वाभाविक है मतलब ये है कि अंग्रेजी मीडियम में बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि दुनिया का कोई पेडागॉज, दुनिया का कोई शिक्षाविद कभी नहीं कहता है कि माँ की भाषा के अलावा किसी और भाषा में बच्चे को पढ़ाओ। तो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है, इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाना, अंग्रेजी भाषा पढ़ाना अलग बात है। नहीं, माध्यम की बात हो रही है, किस माध्यम से उनको पढ़ाया जाए। ये बिल्कुल अत्याचार है। देश का, दुनिया का हर शिक्षाविद मानता है, ये तो हिंदुस्तानी है जो इसे पगलाट के अंदर हम भागे चले जा रहे हैं। शिक्षा नीति कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही कहती है, लेकिन यही बात 50 साल पहले भी कही गई थी। योगेंद्र जी, अगर मैं आपको रोकूं, हमारे पास समय कम है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, अभी जो तमाम आंकलन आते हैं इस शिक्षा नीति के आने से पहले कि जो 5वीं क्लास के बच्चे हैं वो दूसरी क्लास का पाठ्यक्रम नहीं जानते, तमाम ऐसे हमारे आए हैं जो सर्वेज हुए हैं। आपको क्या लगता है जो ये नीति आई है इसमें कुछ समाधान होता हुआ दिख रहा है आपको? नीति जी, यही मैं सवाल पूछना चाह रहा था। असली सवाल ये नहीं है कि जो बातें लिखी गई हैं बुरी हैं, काफी बहुत अच्छी बातें इस नीति में लिखी गई हैं। जो असली चुनौती है वो 2-3 है जिसका मुझे इसमें जवाब नहीं मिलता। नंबर 1, इस देश में सरकारी शिक्षा का कूड़ा होता जा रहा है, बच्चे छोड़ छोड़ के प्राइवेट स्कूलों में भाग रहे हैं, उसको बचाने के लिए क्या किया जाए नीति मुझे नहीं बताती। नंबर 2, करोड़ों की संख्या में वो बच्चे पहली बार हायर एजुकेशन में जा रहे हैं जिनके घर में कभी कोई प्राइवेट एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन में नहीं गया, उनको साधन कैसे मिलेंगे इसके बारे में कुछ नहीं बताती है। और नंबर 3, कि कागज पे जो लिखा होता है और व्यवहार में बच्चे को जो पढ़ाया जाता है उसका जो फासला है उसे कैसे कम किया जाएगा वो नहीं। मनु जी से जाते जाते मैं आपका समय कम, मनु जी आपके पास आना चाहूंगा। आपके हिसाब से सबसे खास बात क्या है इस शिक्षा नीति की? इसकी जो इन्होंने बताया अभी, सबसे बड़ी खास बात इसकी यही है कि जो अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं, वो सब लोग जिनको की सुविधा नहीं मिल पाती है इस शिक्षा की, उसमें लड़कियां भी हैं, उसमें जो माइनॉरिटीज भी हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो गांवों में हैं और जहां शिक्षा की अभी तक उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। उसके लिए देखिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स की इसमें व्यवस्था है, जेंडर के हिसाब से भी स्कॉलरशिप्स की व्यवस्था है। स्कूल के क्लस्टर का जो एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लाया गया है कि बहुत सारे स्कूल्स को एक बड़े स्कूल के साथ अटैच कर दिया जाए, और अगर मान लीजिए किसी दूसरे स्कूल में किसी संसाधन की, किसी अच्छे टीचर की, लाइब्रेरी की, बुक्स की कमी है, तो वो सभी स्कूल एक दूसरे के साथ मिल करके उस कमी को दूर कर सकते हैं। अच्छे टीचर्स को एक्सचेंज किया जा सकता है। अब जैसे एजुकेशन की बात हो रही है, सरकारी शिक्षा की, तो देखिए सबसे ज्यादा ध्यान इसी बात पर दिया गया है। आप बहुत अगर ध्यान से देखें तो कि अच्छे टीचर्स को, सबसे पहले तो टीचर्स को एक फैसिलिटी बहुत अच्छा, उन्होंने एक उनकी बहुत बड़ा तनाव कम कर दिया इसके अंदर कि आपकी जो है बिना मतलब आपकी आपको बिल्कुल आपने और दूसरा एक बात मुझे पूरी करने दीजिए, एक बात मुझे पूरी कर देने दीजिए। उसके बाद जो जितनी इंपॉर्टेंस हम आज मेडिकल को देते हैं, जितनी इंपॉर्टेंस आज हम इंजीनियरिंग को देते हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंस ये एजुकेशन पॉलिसी आज एक टीचर बनने को भी देती है। बिल्कुल, तो जो टीचर्स ट्रेनिंग है उसकी भी आप लोग खुश हैं, शिक्षाविद अगर हमारे खुश हैं तो वो आप वाकई में शिक्षा नीति का स्वागत करते हैं। धीरे धीरे इसका एहसास पता लगेगा कि लेकिन मजबूत हमारी बुनियाद कितनी होती है हमारे स्कूली छात्रों की, ये देखने लायक रहेगा। वक्त एक ब्रेक का। अयोध्या में राम मंदिर के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने कोरोना संकट को देखते हुए लोगों से अपील की है कि वो अयोध्या न आए। स्वाभाविक ही सबकी इच्छा है हम भी आए, हम भी देखें। हमारी भी मन में इच्छा थी कभी ना कभी कि हम लाखों लोगों को यहाँ बुलाएंगे, लेकिन कोरोना ने हमारे हाथ पैर बांध दिए। आज स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना किसी भी आयोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया। इसलिए मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है
अयोध्या मत आई।